हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली है और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर फॉर द एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए डेली बेसिस के ऊपर हम एमडी कैट की क्विज़ लेकर आते हैं। तो आज जो हम ये क्विज़ेस लेकर आए बेसिकली हम बायोलॉजी सेक्शन में से सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेकर आए। तो आज हम जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वो सपोर्ट एंड मूवमेंट में से सॉल्व करेंगे। अगर आपने मुझे पहले देखा है काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम ज़ाया किए चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ के। तो आज का जो इस लेक्चर का जो पहला एमसीक्यूज़ है वो होता है कि कार्टिलेज इज़ द फॉर्म ऑफ कार्डियक टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ या आप मुझे पॉज करके ज़रूर इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है आपके पास कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज they act as connective tissue because they connect the parts of bones and other things also. अब इसी तरीके से अगर हम दूसरे एमसीक्यूज़ की बात करते हैं तो दूसरा एमसीक्यूज़ हमारे सीधा पूछता है कि विच टाइप ऑफ कार्टिलेज इज़ मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो आपने बताना है कि विच ऑफ द पार्ट इज़ मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। या तो हेलाइन कार्टिलेज होगा, कार्टिलेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है कि कौन सा कार्टिलेज क्या है अबंडेंट है, या इलास्टिक कार्टिलेज या फिब्रो कार्टिलेज, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास आता है वो आता है हेलाइन कार्टिलेज इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यूज़ नंबर 3 के ऊपर। और ये जो एमसीक्यूज़ ये पूछता है कि विच टाइप ऑफ फॉलोइंग सेल फ्लेक्सिबल पहली बात, इलास्टिक हो, नॉन लिविंग हो और मैट्रिक्स हो, सा कोलेजिन का बना हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर मुझे पता है कि आपको भी पता होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुछ क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है वो आता है सॉरी हाँ, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है वो आता है कॉन्ड्रोसाइट्स। ऑफ कोर्स आपको भी पता होगा ये। अब जो चौथा एमसीक्यूज़ है, अब एमसीक्यूज़ नंबर 4 मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आप मुझे बताएंगे। आपने कमेंट सेक्शन में जाके एमसीक्यूज़ लिखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका करेक्ट आंसर आपने देना है मुझे, ए बी सी डी जो भी हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें पता चलता है वो ये है कि व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट कार्टिलेज। सबसे पहली बात, देयर आर मेनी ब्लड वेसल इन द कार्टिलेज, या इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या इट कवर्स ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स, यही कवर्स करता है हमारी बोन्स को। इसमें से जो चीज़ ट्रू नहीं है आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। हमारे से पूछता है कि द अक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल इन कार्टिलेज, द अक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन द कार्टिलेज इज कॉल्ड ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउट या सीडो गाउट, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता चलेगा वो ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा गाउट। गाउट इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज जो क्रिस्टल की जो क्या होती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है क्रिस्टल अपने कार्टिलेज के अंदर, वो गाउट हो जाता है, वो एक कंडीशन है। अब अगर हम अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हमारे, तो अगला एमसीक्यूज़ हमारे से पूछता है द फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू which attach bone to bone is called tendon, ligament, reticular tissues या cartilage। बोला है कि वो बताएं जो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू हो और बोन को बोन से अटैच करता हो, किसको, फाइबरस हो, क्या हो, वो कनेक्टिव टिश्यू हो। इसका जो करेक्ट आंसर पता चलता है वो चलता है हमारे पास लिगामेंट। टेंडन नहीं हुआ। टेंडन में क्या खास बात होती है, टेंडन मसल्स को बोन से अटैच करता है, ना कि बोन को बोन से अटैच करता है। इसका जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास लिगामेंट आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट अ करेक्टर ऑफ कार्डियक मसल। भाई स्ट्रेटेड ये एंड ब्रांच होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं। ये तो सही बात है, यानी कि जो अपनी इम्पल्स से खुद ही जनरेट करते हैं, इसका मतलब होता है सेल्फ एक्साइटेटरी। ये कभी भी डिपेंड नहीं होते नर्व इम्पल्स जो हमारा ब्रेन जनरेट करता है उसको दिल से करे। कार्डियक मसल के पास एक खास एबिलिटी है, वो यही है कि दे कैन जनरेट नर्व इम्पल्स सेल्फली। सिंपल सी बात है, जो कि दूसरे मसल्स में नहीं होती। ये अपने लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो दूसरे मसल्स जनरेट ही नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड आएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड इज़ द नॉट अ करेक्ट ऑफ कार्डियक मसल।
सिंपल सी बात है। अगर हम हमारे MCQs नंबर 8 की बात करते हैं कि स्केलेटल मसल आर मेड अप ऑफ एक्टिन, मायोसिन या बोथ AB या इसमें से या इनमें से सारे, एक्टिन, मायोसिन या ट्रोपोमायोसिन। तो इसका जो हमें करेक्ट आंसर मिलता है वो मिलता है डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। इन सब से बने हुए होते हैं हमारे कौन से मसल? स्केलेटल मसल। ये कार्डिक मसल नहीं है, ये स्केलेटल मसल है। तो हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ, जो कि पूछता है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक मायोसाइट्स, वॉलेंट्री होते हैं, अनस्ट्राइप्ड होते हैं, फटिक रेजिस्टेंस होते हैं या स्पिंडल शेप होते हैं। भाई इसमें से जो बोल रहा है कि प्रॉपर्टी क्या है कार्डिक मसल की, क्या प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होती है वो बोल, जिसमें से वॉलेंट्री तो ये होते ही नहीं है, अनस्ट्राइप्ड नहीं होते, स्ट्राइप्ड होते हैं, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड होते हैं, नहीं होते भाई, स्पिंडल शेप नहीं होते, ये स्ट्राइडेड होते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम MCQ नंबर C पे देखते हैं, ये बोल रहा है कि फैटिग रेजिस्टेंस होता है। आपको पता है कि फैटिग क्या होता है? कि इनएबिलिटी टू वर्किंग ऑफ मसल्स। हार्ट यानी कि कार्डिक के मसल्स में ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो थक जाए और रुक जाए, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए आपका काम तमाम हो गया। तो हम चलते हैं हमारे अगले MCQs पे, जो कि MCQ नंबर 10 है। इधर हमारे से पूछता है कि स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल एंड ऑर्गन्स आर regulated by which of the following? बोला स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड ऑर्गन्स आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला कि जो वो ऑर्गन जो स्मूथ मसल से बने हुए और कार्डिक मसल से बने हुए उनको हमारे नर्वस सिस्टम को कौन सा सिस्टम रेगुलेट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेट करता है, सिंपैथेटिक रेगुलेट करता है या ऑटोनॉमिक? इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर देंगे आप मुझे खुद। तो मैं वीडियो को पॉज करें और आंसर दें, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। तो हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ, जो कि एक कोर्स है इंटरेस्टिंग सा MCQs। इधर जो हमारे से पूछता है कि स्ट्राइटेड मसल्स आर अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल बोथ AB या नॉन ऑफ दिस। जो स्ट्राइटेड मसल है, जो MCQ नंबर 11 है, वो हमारे से पूछ रहा है कि जो स्ट्राइटेड मसल होते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं या बहुत AB। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B। क्या है? B इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ, जो हमारे से पूछता है कि अगला MCQ से मुराद 12वां MCQ ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनकरेक्ट। स्ट्राइटेड मसल स्टेटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, नहीं वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, ये बात तो सही है। कार्डिक मसल स्टेटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ये बात भी सही है। कार्डिक मसल स्टेटेड होते हैं, वॉलेंट्री होती है, ये MCQ से गलत है। तो ये भी ये सीक्वेंस से क्या है? गलत है। तब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ। तो अगला MCQ हमारे से पूछता है कि इट इज़ प्रेजेंट इन कार्डिक मसल बट एब्सेंट इन स्मूथ मसल। 4 ऑप्शन दिए हुए, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन या मायोसिन। इसका जो करेक्ट आंसर आपको दिया जाता है वो दिया जाता है MCQ नंबर 13 का C इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे MCQ नंबर 14 पे। MCQ नंबर 14 हमारे से कहता है कि यूनिक फीचर ऑफ कार्डिक मसल सेल इज़ इंटरकलेटेड डिस्क, इनवॉलेंट्री या स्ट्रेशन या ऑल। इसका जो यूनिक वो होता है, यानी कि यूनिक जो करेक्टर आता है वो आता है इंटरकलेटेड डिस्क। तो अब हमारे पास जो अगला MCQ आता होता है MCQ नंबर 15। तो MCQ नंबर 15 हमारे से पूछता है कि व्हाट स्ट्रक्चर मार्क्स द सेपरेशन बिटवीन 2 सार्कोमेयर। बोला कि कौन सी, ये आप हमेशा याद रखिए, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की बात कर रहा है जो कि स्केलेटल मसल में होता है। तो बोला कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेपरेशन बनाता है किन के दरमियान में? सार्कोमेयर्स के दरमियान में, ठीक है। सार्कोमेयर के दरमियान में कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि क्या बनाता है? D Z लाइन इज क्रिएट सेपरेशन बिटवीन सार्कोमेयर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है आपके पास Z डिस्क। Z डिस्क इज़ द करेक्ट आंसर। तो अब इसी तरीके से हम हमारे अगले MCQs की बात करते हैं। तो अगला MCQ हमारे से बोलता है कि सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज़ सिमिलर टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म, मिटोकॉन्ड्रिया या
सेल मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है आपके पास एमसीक्यू नंबर 16 का, वो आता है सी, यानी कि जो सार्कोप्लाज्म की जो वो होती है मसल फाइबर, वो सिमिलर किससे होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल्स से। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अगला एमसीक्यूज़ हमारे से इधर पूछता है कि लाइन एट अ सेंटर ऑफ ए एंड इज, बोला कि लाइन एट सेंटर ऑफ ए इज़ ए बैंड के दरमियान में जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं, या एज जोन बोलते हैं। कोशिश करूँगा इधर वो इमेज आ जाए जिसको लेके मैं आपको बता रहा हूँ, तो वाई की तो एडिटिंग भी मैं उसे लगा दूँगा, या आई बैंड कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिख रहा है वो आपको मिलेगा एम लाइन। क्या होती है वो एम लाइन होती है, वो किसके सेंटर में होती है, ए बैंड के। अब इसी तरीके से हमारा जो अगला एमसीक्यूज़ आता है वो आता है एमसीक्यूज़ नंबर 18। तो एमसीक्यूज़ नंबर 18 हमारे से पूछता है द मेन यूनिट ऑफ थिक फिलामेंट इज़ मायोफिब्रिल, एक्टिन, मायोसिन या जेड लाइन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इसका इंतज़ार मैं आपसे करूँगा यार, इसका आंसर आप खुद मुझे दे, मैं आपको नहीं दूंगा। तो हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि हमारे से पूछता है कि मायोसिन फिलामेंट्स आर हाउ मेनी टाइम्स थिक एंड कंपेयर टू एक्टिन फिलामेंट। बोला है जो आपके जो मायोसिन फिलामेंट है वो कितने टाइम थिक है इन द कंपेरिजन ऑफ एक्टिन, इन द कंपेरिजन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें बताया जाता है वो बताया जाता है सी। ये जो एमसीक्यूज़ है ना फेडरल में मिलेगा, हाँ पंजाब में आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 4 टाइम्स इज थिक एज अ कंपेरिजन ऑफ 18 filament, myosin filament is. Which of the following is the name of modified endoplasmic reticulum found in the muscle cell? यार ये तो मुझे पता है, ये तो सबको ही पता होगा, इतना फेमस है सपोर्टेड मूवमेंट के अंदर, जिसका हम बड़े प्यार से नाम लेते हैं, उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे पास अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। वो कहता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। एमसीक्यूज़ नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो देंगे आप मुझे, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ पे। तो अगला एमसीक्यूज़ आता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स आर नाउन एज, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स की बात कर रहा है, जॉइंट्स की जो इन्फ्लामेशन है, ये जॉइंट, ये वाला भी एक जॉइंट है, इन जॉइंट्स यहाँ पे क्या आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए तो क्या होगा। तो इधर कुछ इसने वो बताई है, इनएबिलिटी बताई है, यानी कि सिचुएशंस या डिसऑर्डर भी कह सकते हैं इसे हम, लेकिन डिसऑर्डर यूज़ नहीं करेंगे हम बड़ी तरह। हम इधर बताया आर्थराइटिस, जो कि मुझे पता है यही करेक्ट आंसर है, या सिकेटिका, इसको शैटिका भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, शैटिका, या स्पंडाइलोसिस या डिस्क स्लिप। तो हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो मैंने आपको एमसीक्यूज़ नंबर 22 का तो करेक्ट आंसर बताया दिया। तो अगला एमसीक्यूज़ आता है हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस एक्सेप्ट, बोला है कि जितने भी दिए हुए आपको ए बी सी डी, इनमें सारे इन्फ्लामेटरी क्या है, आर्थराइटिस हैं, एक्सेप्ट वन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 23 का इज़ द करेक्ट आंसर इज सी, गॉटी आर्थराइटिस इज़ नॉट अ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। गॉटी आर्थराइटिस में क्या होता है, जो कार्टिलेज जॉइंट्स के बीच में होते हैं उसके अंदर क्रिस्टल आ जाते हैं, सिंपल सी बात है, क्रिस्टल अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके अंदर वो मूवमेंट के अंदर क्या करते हैं, आपकी एज अ फ्रिक्शन की आवाज़ निकालते हैं, जिससे क्या होता है आपके जो जॉइंट्स होते हैं एट द हेड साइड दे आर ग्राइंड, सही है, समझ रहे हैं ये बात। तो हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ पे, जो कि एमसीक्यूज़ नंबर है हमारे पास 24। एमसीक्यूज़ 24 बोलता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़ स्किन एंड जॉइंट्स, मसल्स, या बोथ ए एंड डी, या नन ऑफ दिस। तो 24 का जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास, स्किन एंड जॉइंट्स इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर ऑटोइम्यून डिजीज़, यानी कि वो डिजीज़, यानी कि आपको इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के खिलाफ हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। तो अब चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि एमसीक्यूज़ नंबर है 25। यार मज़ा आ रहा था, और एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, यार आप तो मुझे शेयर भी कीजिए ना, मज़ा आता है कि मुझे भी आपके साथ काम करने में।
तो आज हम इधर कुछ बात करते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ डीजेनरेटिव डिजीज़, एन एग्जाम्पल ऑफ डीजेनरेटिव डिजीज़, यानी कौन सी डिजीज़ की बात कर रहा है, डीजेनरेटिव डिजीज़ की बात कर रहा है, वो कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन रेमाटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गॉटी आर्थराइटिस या ऑस्टोमलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा बी मिलेगा। बी इज़ द डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि ये वापस रिपेयर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मसल्स के अंदर दी थी। किसने दी थी, ये आप मुझे नाम कमेंट में बताए थे कि ये किसने दी थी थ्योरी, मैं आपका वेट करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। जो अगला एमसीक्यूज़ हमारे से बोलता है कि अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एटीपी। 3 से 4 स्टेटमेंट दी हुई। पहली स्टेटमेंट बोलती है एटीपी डज ऑल ऑफ दिस थिंग्स ड्यूरिंग मसल्स contraction. It allows the myosin head to detach from actin filament। तो बोला इट अलाउज द, जो मायोसिन का जो हेड होता है, क्रॉस ब्रिज के अंदर आपने देखा होगा मायोसिन के पास हेड होता है जो कि एक्टिन के फिलामेंट के साथ जाके अटैच होता है, उस हेड की डिटैचमेंट करवाते हैं एटीपी, या दूसरा पड़ गया मैं। ठीक है, तो दूसरे का तो ये पहला बोल रहा है कि एटीपी डज ऑल ऑफ दिस थिंग ड्यूरिंग, बोला कि सारे काम एटीपी करता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक काम करता है एटीपी। एटीपी इज़ अ एनर्जी करेंसी, पता है, यानी कि उसको ब्रेक करवाने के लिए नहीं, आपके मसल्स को वापस रिलैक्स करने के लिए एटीपी इस्तेमाल होते हैं। इससे ये पता चलता है, यानी कि डिटैच करवा रहा है, मसल्स के हेड को डिटैच करवाता है एक्टिन के ऊपर से। अगर वो डिटैच होंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब हम उसके ऊपर एटीपी इन्वेस्ट करते हैं, जब जाके हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आपने एक डिजीज़ सुनी होगी जिसको हम क्रैम्प बोलते हैं। क्रैम्प क्यों जाता है, क्योंकि आपके पास एटीपी की कमी हो जाती है, और एटीपी जब आपके पास नहीं होती तो वो मायोसिन के हेड को डिटैच ही नहीं करवा पाती एक्टिन से। तो इससे हमें क्या फेस करना पड़ता है, मसल फिटिंग, यानी कि हमारा हाथ बिल्कुल टाइट, यानी कि ऐसे ही रह जाता है। ये है पूरी कंडीशन। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हेल्प करता है किसके अंदर, एक्टिन के फिलामेंट को डिटैच करवाने के, मायोसिन के फिलामेंट को एक्टिन पे से डिटैच करवाने के लिए। तो हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 27 पे। वो हमारे से पूछता है कि कैल्शियम ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन बाइंड्स विथ ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर आता है सी आता है, ट्रोपोनिन सी। कैल्शियम इज़ बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी, यानी कि ट्रोपोनिन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जो एक्टिन के अराउंड लगी हुई होती हैं। सही है, तो एक कंडीशन बता रहा है, इस कंडीशन को आपने मुझे बताना, मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बड़ी फेमस ही ये एक कंडीशन है। इसमें बोलता है कि रैगोर मोर्टिस आफ्टर डेथ रिजल्ट ड्यू टू डिक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ, एक्यूमुलेशन ऑफ रिजिड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल इन द सार्कोप्लाज्म। आपको पता है सार्कोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड ऑफ मसल। ठीक है, डेथ ऑफ टिश्यू ड्यूरिंग अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, या unavailability of ATP which is necessary to break the myosin heads from actin filament। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि कौन सा है, तो मैं आपका वेट करूँगा। राइगोर मार्टिस एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर आपकी जो बॉडी है वो लंबी होना शुरू हो जाती है और आपके हाथ भारी हो जाते हैं। जो लोग बोलते हैं कि डेड बॉडी इज़ वेरी हैवी ड्यूरिंग द थ्रोइंग, तो यही रीज़न होता है कि जो मसल्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, राइगोर मोर्टिस बोलते हैं। वो लॉक क्यों होते हैं ये आपने बताना है इसके अंदर, इन स्टेटमेंट में से उसका आंसर देना। हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि बोलता है कि एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रोटीन। देखिए एक्टिन और मायोसिन है क्या है, प्रोटीन है। कौन से प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर है, फाइब्रस है, फंक्शनल है या एपी। इसका जो करेक्ट आंसर है 29 का है वो है फाइब्रस। क्या है, फाइब्रस इज द करेक्ट आंसर। स्केलेटल मसल आर कॉज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वीजल। जो बोला स्केलेटल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं ब्लड वीजल की। स्केलेटल मसल कॉज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वीजल, हार्ट बीट, डायलेशन ऑफ प्यूपिल या आई मूवमेंट। ये आपकी जो मेरी मूवमेंट देख रहे हैं ना, ऐसे हमारी जो आई ये पूरी गोल्फ की बॉल जितनी बड़ी होती है, इसकी जो मूवमेंट कराता है फिजिकल मैकेनिकल जो मूवमेंट करवाते हैं वो स्केलेटल मसल करवाते हैं, जो हमारे इधर लगे हुए होते हैं फ्रंटल पार्ट की तरफ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है आई मूवमेंट इज़ द करेक्ट आंसर।
स्केलेटल मसल ये हमारी मूवमेंट कराते हैं। तो अब इसी तरीके से हमारा जो सबसे एक अच्छा सा MCQs है, गर्मी भी बहुत है तो आज मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे मज़ा भी आ रहा है और आपको भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ। इधर कुछ बोलता है कि हमारे से कि the contraction of muscle by actin and myosin is described by which biological theory। यार आसान है ये तो बहुत, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी नहीं तो बताया था, और किसने बताया था, है ना भाई, उसने, और ये किसने दी थी यार, ये आपने बताना है, किसने बताना है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने दी थी, सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ, जो बोलता है कि हाउ मेनी ATPs आर रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बोला कि कितने ATP रिक्वायर्ड होते हैं एक दफ़ा एक्टिन और मायोसिन के कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए, समझते हैं, यानी कि एक को यूँ करने के लिए, जो मसल्स हैं आपके वो यूँ करने के बाद यूँ करने के लिए कितने ATP रिक्वायर्ड होते हैं। आज मुर्गा फिर बोल रहा है, इसका भी बताएंगे आज। तो आज हम चलते हैं, तो इसके लिए बोल रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर आता है आपके पास MCQ नंबर 32 का, वो आता है A, यानी कि सिर्फ एक ही ATP रिक्वायर्ड होता है फॉर वन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारे मसल्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी कि सिर्फ एक फिलामेंट को बाइंड करवाने के लिए बात कर रहा है। तो आप समझे कितने सारे मसल्स हैं आपके पास, जस्ट इमेजिन कि कितनी मसल्स हैं आपके पास, मसल्स के फाइबर्स बहुत सारे हैं आपके पास। तब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ। जो अगला MCQs है वो 33। यार ये MCQs मैं नहीं बताऊँगा, ये आप मुझे बताएंगे। MCQs नंबर 30 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर पॉसिबल इन पाइवट जॉइंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन या अबडक्शन। ऑप्शन सी बोलता है रोटेशन, या ऑप्शन डी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन या रोटेशन। तीनों बताएं इसका करेक्ट आंसर, मैं आपको इंतज़ार कर रहा हूँ भाई। ऐसे MCQs तो आपने मुझे बताने पड़ेंगे थोड़े बहुत, मज़ा आता है कि मुझे भी पढ़ाने में है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ। वो बोलता है कि ह्यूमरस फॉर्म्स जॉइंट्स विथ क्लेविकल, स्टर्नम, हायोड या टिबिया। ऑफ कोर्स क्लेविकल के साथ, किसके साथ फॉर्म करता है, क्लेविकल के साथ क्या फॉर्म करता है, जॉइंट फॉर्म करता है। कौन, हमारी ह्यूमरस, जो कि हमारे अपर रिम की लॉन्ग बोन होती है। अब हम चलते हैं हमारे 35 MCQs की तरफ। MCQs नंबर 35, और ये बोलता है कि द हिंज जॉइंट एंड बॉल सॉकेट जॉइंट आर द टाइप ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट या नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर आता है MCQs नंबर 35 को आता है A, यानी कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट की एग्जांपल कौन सी, आपकी हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ये सॉकेट है, ये बॉल है, आपकी ह्यूमरस के ऊपर बॉल होती है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि बेसिकली है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन MD कैट ने अपने 2021 के टेस्ट के अंदर पूछ चुका है हमारे से। तब हम पूछते हैं हमारे MCQs आउट ऑफ सिलेबस में से जो है। अब पहला MCQs आता है आउट ऑफ सिलेबस में से, द बाइसेप्स आर एक्सटेंसर, फ्लेक्सर, अडक्टर या अबडक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है आपके पास आता है बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्लेक्सर होते हैं बाइसेप्स, यानी कि जो आपकी बाइसेप्स किससे अटैच होते हैं, यहाँ से अटैच होकर यहाँ से भी अटैच हुए हुए होते हैं। कहाँ से, ये क्या करते हैं, ये फ्लेक्स करवाते हैं ऐसे, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर। अब हम चलते हैं हमारे MCQs नंबर 37 के ऊपर, जो बोलता है कि क्रेनियम कंटेन हाउ मेनी बोन्स, 2, 4, 8, 14। ये आंसर आप मुझे देंगे, ये तो आसान है, 80 होते हैं, मैं ही दे देता हूँ आपको इसका आंसर। अब बोला हाउ मेनी बोन्स हैव इन वर्टिब्रल कॉलम। ये आंसर है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ बुकें अलग अलग काउंटिंग्स देती है, तो आप मुझे इसकी बताएंगे कि इसकी अथेंटिक वो क्या है, क्या बोलते हैं, काउंट क्या है किसकी, वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है। वर्टिब्रे के नंबर बताएं, 52 है, 25 है, 33 है, 34 है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs के ऊपर, जो कि इस वीडियो का लास्ट MCQs है, और लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। तो हम देखते हैं कि कौन सा MCQs हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब द रैपिड मूवमेंट ऑफ मिमोसा। मिमोसा आपको पता है क्या है, मिमोसा में बता दो, ये छुई का पौधा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिमोसा। हम जैसे उसको टच करते हैं वो टर्गर प्रेशर अचानक बंद हो जाते हैं उसके लीफलेट्स। ये किसकी वजह से मेंटेन है, टॉपिक मूवमेंट की वजह से, नेस्टिक मूवमेंट की वजह से, या टर्गर मूवमेंट की वजह से। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, 39 का आंसर है डी,
ट्रिगर मूवमेंट की वजह से वो अपने आप को क्या करवाता है, स्टिमुलस, यानी कि टच स्टिमुलस, जिससे हम उसे टच करते हैं वो क्या करवा देता है, अपने आप की क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। तो अब हम इसी तरीके से चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। तो अगला एमसीक्यूज़ हमारे से पूछता है कि टिबिया इज़ फाउंड इन स्कल, लोअर लेग, अपर आर्म्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है आपके पास वो आता है लोअर लेग। लोअर लेग इज़ द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए जो एमसीक्यूज़ थे वो यही थे। इसमें हमने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन समझे और जो पास्ट ईयर में पीएमसी ने अपने पास से पूछे थे वो भी हमने आज इसमें समझा। यार अगर आपको यहाँ तक मेरे इस वीडियो को अच्छी लगी तो काइंडली यार इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ग्रुप्स में, व्हाट्सअप में, हर जगह से भेजें, ताकि आपको भी इसमें कुछ नॉलेज मिले और अपने दोस्तों को भी दीजिए, ताकि मेरे चैनल का भी भला हो और आपका भी भला हो। तो हम चलते हैं हमारे अगले लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए। तो आप जब तक रहे हमारे चैनल के साथ, बायोलॉजी मेरे साथ, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।